Dear student, today we will discuss about the natural right by John Locke. The natural right is an important concept या theory of John Locke. बेसिकली नेचुरल राइट के कारण ही जॉन लॉक ने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिया था, क्योंकि उसका जो मोटिव था वह नेचुरल राइट को जो है वह डिस्क्राइब करना था एंड उसको यह बताना था कि नेचुरल राइट जो है वह सबसे मेन जो है वो एक हथियार है ह्यूमंस का, या फिर यह कह सकते हो कि एक इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमंस का, जिसके कारण या जिसके चलते वह गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं या गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। हॉब्स ने जो है आपको जब मैं हॉब्स पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हॉब्स ने सिर्फ एक जो है नेचुरल राइट की बात की थी, और वो एक नेचुरल राइट था राइट टू लाइफ, जिसमें वह यह अधिकार देता है कि अगर सरकार जो है या गवर्नमेंट या अथॉरिटी अगर उससे आपको आपके राइट टू लाइफ या लाइफ पे अगर किसी तरह का कोई थ्रेट है, कोई भय है, कोई संकट है, तो आप जो है उसकी अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हो, उसका अपोज कर सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो लॉक आपको ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि आप जो है उसके जो उसका जो रूलर है, चाहे और जो एब्सोल्यूट पावर यूज कर रहा है, उसके रूलर के अगेंस्ट किसी तरह का कोई अपोज करें या रिवॉल्ट करें। ठीक इसके विपरीत जॉन लॉक जो है वह नेचुरल राइट की बात करता है। अब हम आते हैं जॉन लॉक की आइडियोलॉजी पे। एक्चुअली जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, और वह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जॉन लॉक जो है वह जो है पहला ऐसा विचारक है, पहला ऐसा थिंकर है जिसने राइट की जो है जो लिबर्टी है, लिबर्टी को एक नेचुरल राइट के रूप में डिफाइन किया है। स्वतंत्रता को उसने मानव का अधिकार बताया है, और इसी कारण जॉन लॉक को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और उसे उदारवाद का पिता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जो है वह राज्य को एक साधन के रूप में प्रयोग किया है, केवल लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सहायता के लिए। जॉन लॉक जब इसकी बात करता है, एक्चुअली जॉन लॉक का जो स्टडी मेथड है या फिर उसने जो स्टडी मेथड की जो प्रक्रिया अपनाई थी वह एम्पिरिकल थी, वह जो है अनुभववादी थी। अनुभववादी विचारधारा के अनुभववादी मेथड के करते वह ज्ञान का जो सिद्धांत देता है, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज देता है, तो उसमें भी वह यह कहता है कि पहले तो कोई भी नॉलेज, मतलब अगर लॉ को आप डीपली एनालाइज करें तो उसकी बातें सही भी नजर आती हैं कि किसी भी नॉलेज के लिए सबसे मेन चीज अनुभव का है, कि अगर आपके पास अनुभव है, वह इंपीरियलिस्टिक थिंकर भी कहा जाता है, अनुभववादी विचारक भी कहा जाता है। वो कहता है कि अनुभव जरूरी है, क्योंकि जब आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान आपको अनुभव से प्राप्त होता है। कोई भी चीज आप पहली बार जब देखते हैं, पहली बार जब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने जो मॉल में या रेलवे स्टेशन पे जो स्लेटर लगा हुआ होता है, तो जब भी आप पहली बार उसके करीब जाते हैं, जब उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने पहली बार उसको देखा है, समझा है, जाना है। तो जब आप पहली बार उसको यूज करते हैं तो आप जरूर परेशान होते हैं। हर इंसान थोड़ा बहुत परेशान होता है, चाहे चाहे वो दिखा पाए या ना दिखा पाए, लेकिन परेशानी सबके दिमाग में रहती है कि पता नहीं मैं इस पे पैर रख पाऊंगा कि नहीं, चल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब भी आप उस पे चढ़ना शुरू करते हैं, जब उस पे आप चढ़ना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, तब जो है आपको यह रियलाइज होता है कि अरे मैं तो इस पे आराम से कर लूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जब आप धीरे धीरे उस पे अनुभव करते हैं, तो जब आप उस पे प्रैक्टिस करते हैं, आप चलने लगते हैं, तो आप अनुभव के आधार पे उस पे उसको सीख लेते हैं। जॉन लॉक का भी यही कहना था कि जब इंसान जो है उसका जो ज्ञान है वह अनुभव पे आधारित होना चाहिए, क्योंकि अनुभव पे आधारित ज्ञान सही और सच्चा होता है। दूसरा वह कहता है कि वह जो है ज्ञान जो है वह विवेक सम्मत होना चाहिए। विवेक सम्मत का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है इतना भी नॉलेज नहीं है कि आप र्यूमर में और एक्चुअल फैक्ट में कोई अंतर कर पाए, क्योंकि फैक्ट और र्यूमर में अंतर होता है। तो आप जो है अगर आप इतने कैपेबल हैं
कि आप फैक्ट और रियल जो फैक्ट है और ह्यूमर है उन दोनों में अंतर समझ पाए, तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो विवेक सम्मत है, आपका जो नॉलेज है वो प्योर है। उसका मानना है कि जो विवेक सम्मत ज्ञान है, जो विवेक सम्मत ज्ञान है, हम जब भी कोई डिबेट करते हैं, कोई तर्क करते हैं, तो हम तर्क जब करना शुरू करते हैं, तो हमारे तर्क का जो आधार है, हमारे तर्क का जो बेस है, हम जो जो भी डिबेट कर रहे हैं, हमारे नॉलेज का जो बेस है वह जो है फैक्ट पे डिपेंड होना चाहिए। अगर फैक्ट पे नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जो है वह क्या कर रहे हैं, वह र्यूमर की तरह बात कर रहे हैं, या फिर एक यूटोपियन की तरह बात कर रहे हैं, या फिर एक इमेजिन या फिर एज्यूम करके बात कर रहे हैं। हमारा जो फैक्ट है, हमारा हमारा जो नॉलेज है वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, वह जो है साइंटिफिक होना चाहिए, या फिर वह हर जगह प्रूव होने की स्थिति में हो कि अगर आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसको जो है विवेक सम्मत तरीके से अच्छे ढंग से उसको प्रूव कर पाए। क्योंकि कोई भी ज्ञान, कोई भी, जैसे अनुभव से आपने ज्ञान लिया, तो अनुभव से अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप खुद जो है उसके क्या है रेफरेंस हैं, कि आप अपने अपने को खुद को भी एज ए रेफरेंस वहां प्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने ऐसा महसूस किया है, मैं ऐसे जानता हूं कि यह जो है ऐसे रीजंस में या ऐसे कारण में ऐसा होता है, ऐसी चीजों के साथ ऐसा होता है, तो उसका परिणाम कैसा आता है। तो आप जो है उस फैक्ट को आप प्रूव कर सकते हैं अपने अनुभव के साथ। तो पहली चीज वह कहता है कि जो नॉलेज है वह जो है वह अनुभव के बेस पे आता है, वह इम्पीरिकल होता है, इम्पीरिकल बेस होता है। अनुभव के साथ ही आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। या फिर दूसरा वो कहता है कि जो नॉलेज है वह फैक्चुअल होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, वह जो है जो भी है वह फैक्ट हो और ट्रूथ हो और उसे प्रूव करने की क्षमता हो आपके अंदर। वह जो है ज्ञान की कसौटी पे नॉलेज के जो है नॉलेज द्वारा उसका एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद जो है उसके परिणाम या उसके रिजल्ट की बात करनी चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी अगर कोई किसी भी तरह से अगर किसी फैक्चुअल फैक्ट में या अगर किसी फैक्ट को लेके आप अगर कोई आपने कोई धारणा बना रखी है, तो अगर आपके पास उसका उचित रिफरेंस नहीं है, अगर आपके पास उसका उचित जो है सोर्स नहीं है, तो आप उस चीज को प्रूव नहीं कर पाओगे। तीसरी बात जो वह बताता है कि वह कहता है कि जो ह्यूमंस का नॉलेज एरिया है वह लिमिटेड है। वह जो है एक लिमिटेड नॉलेज रखता है। ऐसा नहीं है, वो कहता है कि जो हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, तो ज्ञान को, प्रज्ञा को या फिर नॉलेज को, वो कहता है कि ईश्वर का ये गिफ्ट है, ईश्वर ने इसे हमें एक दीपक की तरह एक गिफ्ट दिया है, जो हमारे अंधेरे मन को, जो हमारे अल्प ज्ञान को दीपक दिखाकर हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की क्षमता पैदा करता है। आप यह जानिए कि लॉक ने जो है वह मानव मस्तिष्क को कोरे कागज की तरह, एक प्लेन सीट की तरह, जो प्लेन सीट या प्लेन बैग व्हाइट बोर्ड होता है, प्लेन व्हाइट बोर्ड या प्लेन सीट की तरह डिफाइन किया। उसने कहा कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कोरा कागज होता है, एकदम ब्लैंक होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। इंसान अपने अनुभवों के आधार पे, उस पे अपने अनुभव के आधार पे अपनी लेखनी चलाता है और लिखता है। वो कहता है कि जब इंसान जो पैदा होता है या इंसान का जो ज्ञान है वह जीरो है, शून्य है, ईश्वर उसे जो है वह एकदम ब्लैंक पेज के साथ या ब्लैंक व्हाइट बोर्ड के साथ पैदा करता है और भेजता है। इंसान उस पे जो चीजें लिखता है, उस इंसान उस पे जो भी चीज मेंशन करता है, इंसान उस पे जो भी चीजें बनाता है, वह अपने अनुभव और अपने विवेक सम्मत ज्ञान के दम पे बनाता है। और यह विवेक सम्मत ज्ञान का सिर्फ एक ही स्रोत है, वह है अनुभव। वह अनुभव के बेस पे अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को इंक्रीज करता है और उस नॉलेज को जो है वह अपने मस्तिष्क, कोरे मस्तिष्क पे लिखता है, और जिससे खुद भी लाभान्वित होता है और दूसरों को लाभान्वित करता है। लेकिन उसका जो स्टडी एरिया है, उसका जो अनुभव, जो उसके ज्ञान का, उसके नॉलेज का जो एरिया है वह लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि वो ब्रॉड एरिया को कवर करता है, नहीं, वो लिमिटेड है। लेकिन वह अपने अनुभव के दम पे, अपने तर्क शक्ति के दम पे, अपने जो है
कार्य क्षमता के दम पे वो चाहे तो उसको बढ़ा सकता है। और वह लगातार, अगर वह मेहनत करता है, अगर वह लगातार लगा रहता है, तो उसको आसानी से क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और इंक्रीज कर सकता है। जब हम उसके नेचुरल राइट पे आते हैं तो लॉक जो है वह लोगों की जो उस, चूंकि लॉक का जब जन्म हुआ था, तो लॉक का जन्म हुआ तो वर्ल्ड का मैक्सिमम एरिया जो है या मैक्सिमम स्टेट्स जो है वह एब्सोल्यूट मोनार्की द्वारा या एब्सोल्यूट प्रिंसिपलिटी द्वारा जो है वह गवर्न होते थे, या उनके द्वारा शासन होता था, रूल होता था। लॉक का जो मोटिव था, लॉक का मोटिव यह था कि वो कैसे भी करके किसी भी तरह लोगों की जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, लोगों की जो राइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहता। उसके लिए उसने कहा कि इस जो है, उसने एक रास्ता यह चुना कि उसने इन सभी चीजों को, इन सभी अधिकारों को नेचुरल राइट्स के रूप में डिफाइन करने की सोच की। जॉन लॉक ने अपने नेचुरल राइट के कॉन्सेप्ट में बेसिकली 3 तरह के राइट्स की बात करता है। एक, पहला राइट टू लाइफ, दूसरा राइट टू लिबर्टी, और तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ जो हॉब्स भी देता है, हॉब्स जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी की अगेंस्ट जो राइट प्रोवाइड कराता है, वह उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है वह राइट टू लाइफ ही है। हॉब्स सिर्फ एक ही राइट प्रोवाइड कराता है, जिसे वह नेचुरल राइट के रूप में एक नेचुरल राइट प्रोवाइड कराता है, वह है राइट टू लाइफ। तो हॉब्स का जो नेचुरल राइट है वह सिर्फ एक है। लॉक जो है वह 3 नेचुरल राइट प्रोवाइड कराता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, इन तीनों में वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को देता है तो वह राइट टू प्रॉपर्टी है। वह जो है, क्योंकि इंसान किसी भी तरह से अपनी लाइफ को प्रिजर्व कर सकता है, चाहे लड़के भाग के कैसे भी करके वो अपने लाइफ को प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने में उसके लाइफ पे भी थ्रेट आ जाता है। तो वह जो, जब वह बात करता है सोशल कॉन्टेक्ट थियरी की या सोशल कॉन्टेक्ट की जब बात करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है कि नेचुरल राइट को प्रिजर्व करने वाली, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है बनाना, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना जो इंसान को मिलने वाले नेचुरल राइट्स को क्या करे, प्रिजर्व करे। तो राइट टू लाइफ में वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी व्यक्ति के नेचुरल राइट से उसको बेदखल करने का या उसके नेचुरल राइट को बैरिकेड करने का, छीनने का अधिकार नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी व्यक्ति के लाइफ को नहीं छीन सकता, जो उसका लाइफ है उसको नहीं छीन सकता। तो नेचुरल राइट में वह जो पहली राइट देता है वह राइट टू लाइफ देता है। कहता है राइट टू लाइफ में व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जो है वह उसके जो है लाइफ पे कोई थ्रेट नहीं दे सकती या फिर लाइफ को छीन नहीं सकती। व्यक्ति को आत्म संरक्षण का, आत्मरक्षक का, सेल्फ प्रिजर्वेशन या सेल्फ सिक्योरिटी का एक नेचुरल राइट है कि वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उसके इस राइट से उसको बेदखल करते, राइट टू लाइफ से उसको बेदखल करते। और वह राज्य को, स्टेट को जो फॉर्म करता है, तो स्टेट को फॉर्म करने के पीछे भी उसका यही मकसद है कि जो राज्य है उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है व्यक्तियों के नेचुरल राइट को प्रिजर्व करना है। तो हॉब्स जो है, हालांकि हॉब्स पे अगर हम हॉब्स की बात करते हैं तो हॉब्स भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को छीनने का अधिकार मोनार्क को या उस प्रिंस को या राजा को नहीं देता। वह जो है
जो नेचुरल राइट की बात तो नहीं करता, लेकिन वह राइट टू लाइफ की बात करता है। और राइट टू लाइफ जो है वो नेचुरल लॉक के नेचुरल राइट के जैसा ही, राइट टू लाइफ के जैसा ही है। तो वह जो है जब राइट टू लाइफ की बात करता है तो यह इसका मतलब यह है कि हॉब्स भी यह अधिकार रूलर को या शासक को या अथॉरिटी को नहीं देता कि वह उसकी लाइफ पे कोई थ्रेट दे या फिर उसके लाइफ को छीन सके या फिर उसके लाइफ के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर सके। और वह जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन का अधिकार देता है, और वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट से या रूलिंग गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से अगर आपके लाइफ पे कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, किसी तरह का कोई खतरा अगर आपको महसूस होता है अपने रूलर से, अपने शावरिन से, अपने मोनार्क से, अपने अथॉरिटी से, तो आप उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट उसका अपोज कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट कोई आंदोलन या मुहिम चला सकते हैं। यह आपको अधिकार है, आपको यह क्रांति का अधिकार है। लॉक जो है, लॉ कहता है कि यह जो अधिकार है, राइट टू लाइफ का अधिकार है, इसको प्रिजर्व करने के लिए ही हमने राज्य को जन्म दिया था। तो राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह हमारे इस अधिकार का रक्षण करे, वह हमारे इस अधिकार को बनाए रखे, वह हमारे इस अधिकार में किसी तरह का कोई जो इंटरफियर न होने दे। क्योंकि हमें जो है समझौते द्वारा, हमने जिस सरकार का जन्म दिया था, हमने जिस राज्य का निर्माण किया था, उसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वह हमारे नेचुरल राइट को प्रिजर्व करेगा। और किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को हमारे जो राइट टू लाइफ है, नेचुरल राइट में जो हमारा पहला राइट है, राइट टू लाइफ, उसको छीनने का अधिकार नहीं है। और हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन का, सेल्फ सिक्योरिटी का अधिकार मिला हुआ है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जब वह बात करता है इसकी, तो वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, और यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। और जब वह उसकी नेचुरल राइट है, तो उसको अपने जीवन के साथ जैसे भी चाहे वैसा बिहेव करने का अधिकार है। और यह उसको नेचर ने प्रोवाइड किया है, यह किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा उसे दिया नहीं गया है। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर देता है तो उसे लेने का अधिकार है, लेकिन इसे नेचर ने दिया है। तो नेचर जो है जब अधिकार दिया है, तो किसी दूसरे को उसके जीवन के अधिकार को लेने का अधिकार नहीं है। वह उस पर स्वयंभू है, वह उस पर स्वतंत्र है, और वह उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई उसके जीवन के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, या उसके जीवन के अधिकार को कम करने की कोशिश करता है, या जीवन के अधिकार को लेने की कोशिश करता है, तो राज्य नामक जो संस्था है जिसका उसने निर्माण किया है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह उसको इस चीज से सुरक्षा प्रदान करे। अगर वह सुरक्षा नहीं प्रदान करती है, तो व्यक्ति के पास, जनता के पास उसको बदलने का, उसको जो है उसको परिवर्तित करने का, या सरकार को या राज्य को हटाने का जो है उसके पास अधिकार है। और यह अधिकार उसको सामाजिक समझौते द्वारा प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसने तो राज्य का जन्म ही इसीलिए कराया था कि वह उसके राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेगा। और अगर वह इस चीज में सफल नहीं होता है, अगर वह इस चीज में फेल हो जाता है, अगर वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह उसे जब चाहे तब उसको हटा सकता है, उसको बदल सकता है, और बदल के उसकी जगह किसी दूसरे को, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसे लगता है कि वह उसके इस कार्य को, इस उद्देश्य की पूर्ति सही ढंग से कर सकता है, वह उसकी जगह उसको यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। तो लॉक जो है वह यह बताना चाहता है कि यह जो अधिकार है, यह इसका मौलिक अधिकार है, यह इसका नेचुरल राइट है, यह इसका प्राकृतिक अधिकार है। और राज्य जो है वह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको इंसान ने सिर्फ इसीलिए फॉर्म किया है, इसीलिए बनाया है कि वह जो है उसके इस अधिकारों की सुरक्षा करे। अगर वह सुरक्षा नहीं करता है, तो व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह उसको बदल दे, उसको हटा दे। उसका जो हॉब्स के विपरीत, हॉब्स जो समझौते के द्वारा हॉब्स जो एब्सोल्यूट मोनार्क को प्रस्तुत कर रहा था, उसके विपरीत लॉक जो है वह यह बताना चाह रहा था, यह दिखाना चाह रहा था कि यह जो पावर, जो सरकार जो पावर यूज कर रही है, सरकार जो शक्ति यूज कर रही है,
वह उसकी अपनी शक्ति नहीं है, वह लोगों के समझौते द्वारा उसको मिली है। और समझौता जो है वह लोगों के समझौते द्वारा मिली, और समझौता लोग कभी भी खत्म करके उसको हटा सकते हैं, उसकी जगह दूसरे को मौका दे सकते हैं। अतः सरकार को हमेशा इस बात के लिए सजग रहना चाहिए, इसके लिए एक्टिव होना चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर वह अब डिसाइड उसको उसको दिए गए या डिसाइड किए गए काम को सही ढंग से नहीं करती है, तो जनता के पास उसे हटाने बदलने का अधिकार है। जो दूसरा अधिकार है, जो दूसरा नेचुरल अधिकार, जो नेचुरल राइट जो है, वह जॉन लॉक प्रोवाइड कराता है या देता है, जो बात करता है, वह राइट टू लिबर्टी है। राइट टू लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी का मतलब यह है कि आपको अपनी इच्छा से कुछ भी करने का अधिकार होना चाहिए। अब अपनी इच्छा से करने का अधिकार यह भी जो है दो टाइप का हो जाता है, एक लिबर्टी और दूसरा लेजिस्फायर। लेजिस्फायर का मतलब होता है एक स्वतंत्रता होती है, दूसरा स्वच्छंदता होती है। स्वच्छंदता का मतलब है कि आप हर तरह से अपने आप जो है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। आप जो है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। स्वच्छंदता का मतलब है कि अपनी स्वच्छंद इच्छा, अपनी स्व की इच्छा, जिसपे किसी तरह का कोई बैरिकेटर ना हो, इसको लेजिस्फायर के नाम से जाना जाता है। लेजिस्फायर का मतलब है कि विदाउट बैरिकेटर्स, विदाउट लिमिटेशन। तो जो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता जो है वह एक तरह से अनार्की को जन्म देती है। स्वच्छंदता जो है वह अनार्की को जन्म देती है। अनार्की को कैसे जन्म देती है? क्योंकि स्वच्छंदता एक फ्री कंपटीशन को जो है वो करती है, प्रमोट करती है। और स्वच्छंदता जो है वो अनार्की को कैसे जन्म देती है? वह इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं हूं, मेरा मन कर रहा है किसी को कुछ कहने का, कुछ भी कहने का, उल्टा सीधा कुछ भी बोलने का मन कर रहा है, या मुझे या किसी को भी, तो वह जिसे बोल रहा है उसका भी तो मन कर सकता है, उस वो भी तो स्वतंत्र है, वो भी स्वच्छंद है। तो अगर मैं स्वच्छंद हूं कि मैं किसी को कुछ भी बोल दूं, तो सामने वाला भी तो स्वच्छंद है, वो किसी को कुछ भी बोल देगा। तो इस तरह तो अनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। जो स्वच्छंदता है वह एक निगेटिव एस्पेक्ट है लिबर्टी का, क्योंकि स्वच्छंदता जो है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, वह विदाउट लिमिटेशन होती है, विदाउट बैरिकेटर होती है, विदाउट लिमिटेशन होती है। वह जो है उसमें इंसान पूरी तरह से फ्री होता है, वह उसमें इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छाओं को जैसे चाहे वैसे कर सकता है, इच्छाओं का जैसे चाहे वैसे भरण कर सकता है। इसमें जो है एक निगेटिव सेंस होता है कि यह पूरी तरह से फ्री है और फ्री छोड़ दिया जाए। लेकिन जो पॉजिटिव फॉर्म है वह लिबर्टी के रूप में आती है। लिबर्टी जो है उसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन कैसी होती है कि जैसे कोई भी व्यक्ति वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। लॉक जो है, अगर आप लॉक को समझे तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकार तो सबके लिए बात की थी ना, किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो बोला नहीं कि फलाने को या इन व्यक्ति को या इनको जो है वह इंडिविजुअल लिबर्टी मिली, इनको जो है केवल इंडिविजुअल राइट, नेचुरल राइट मिला हुआ था। उसने तो पूरी सोसाइटी में बोला कि सबको जो है नेचुरल राइट का अधिकार है, सबको नेचुरल राइट मिला हुआ है, सबको जो है वह यह राइट मिला हुआ है। तो जब वह सबकी बात करता है तो इसका मतलब है कि जो स्वतंत्रता मेरे पास है वही स्वतंत्रता आपके पास है, वही स्वतंत्रता आपके बगल में बैठे व्यक्ति के पास है, वही स्वतंत्रता हमारे एचओडी डायरेक्टर के पास है, वही स्वतंत्रता हमारे वीसी के पास है। सबके पास बराबर की स्वतंत्रता है। तो जब सब स्वतंत्र हैं तो फिर अगर उसमें लिमिटेशन नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा ना। क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं तो मैं चाहूं तो जो चाहूं वो कर लूं, तो फिर जितने लोग स्वतंत्र है वो भी जो चाहेंगे वो कर लेंगे, फिर तो अनार्की हो जाएगी, फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। क्योंकि मेरा अगर मन किया, मान लीजिए कि हमारे जो एचओडी हैं, हमारे जो आप हैं, आप लोगों में से ही कोई कोई बच्चा है मेरा, या कोई मेरा स्टूडेंट है जो है, जो एक्चुअली मैं बच्चा और स्टूडेंट एक ही चीज को संबोधित करता हूँ। तो मेरा मान लो मेरा कोई बच्चा या स्टूडेंट है, तो वह जो है किसी कोई चीज लिया हुआ है, मान लीजिए कि कुछ भी लिया हुआ है, और मैं उसकी चीज छीन के और बोलूं कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं ले लूं, भाई उसकी भी तो स्वतंत्रता है, वो भी तो कुछ छीन सकता है, कुछ ले सकता है। इस तरह तो अनार्की की सिचुएशन हो जाएगी, इस तरह तो अनार्की आ जाएगी, इस तरह तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि भाई अगर वह स्वतंत्र है तो मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं तो वो भी स्वतंत्र है।
तो इसमें जो है कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ जो है बंधन होती है, कुछ जो है इसमें बैरिकेटर बनाए जाते हैं कि अगर आप वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक दूसरे का कोई नुकसान न हो रहा हो। तो जो लॉक है, जॉन लॉक जो है जब लिबर्टी की बात करता है तो वह कहता है कि इंसान को जो है वह लिबर्टी क्या है, वह नेचुरल राइट है उसका, स्वतंत्र होना उसका जो है वह एक प्राकृतिक अधिकार है। प्रकृति ने उसे स्वतंत्र पैदा किया है, प्रकृति ने उसे स्वतंत्रता दी है, तो किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उसकी स्वतंत्रता को छीन सके। हालांकि उसकी स्वतंत्रता पे अगर कोई खतरा आता है, उसकी स्वतंत्रता पे किसी तरह के लिमिटेशन लगाए जाते हैं, उसकी स्वतंत्रता पे अगर किसी तरह के बंधन लगाए जाते हैं, तो वो इसके लिए राज्य जैसा या सरकार जैसा इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए राज्य और सरकार जैसे जो है वह संस्थान है, राज्य और सरकार जैसे संस्थान है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेंगे, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। उसकी स्वतंत्रता को छीनने का, कम करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। और अगर उसकी स्वतंत्रता से संबंधित, उसकी स्वतंत्रता से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे उसकी स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्रता को लेके अगर किसी दूसरे के साथ कोई विवाद होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है ऐसी जो जो विवाद की स्थिति हो, जो संकट की स्थिति हो, तो उसके लिए वह कहता है कि उसके लिए सरकार है, सरकार की यह जिम्मेदारी है। जैसे उसने राइट टू लाइफ में कहा था कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जो है क्या करे, सरकार जो है उसकी स्वतंत्रता की, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। वो कहता है कि किसी को भी स्वतंत्रता का असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता जो असीमित है, आपने कह दिया कि चूंकि ये नेचुरल राइट है तो आप असीमित स्वतंत्रता को या फिर जो है अनलिमिटेड लिबर्टी जो है यूज कर ले। नहीं, वो कहता है कि नहीं, इसके लिए साथ क्या है, उसको कैसे बैरिकेड किया जा सकता है, कैसे लिमिटेड किया जाना। तो उसने कहा कि इसके लिए प्राकृतिक नियम है, इसके लिए नेचुरल लॉ है। पहले से ही नेचुरल लॉ जो है यह डिसाइड करता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे अपनी स्वतंत्रता, अपनी अपनी लिबर्टी को यूज करना है। वह कहता है कि आपकी लिबर्टी के साथ साथ दूसरे की भी लिबर्टी है, आपको जो नेचुरल लॉ है उस दूसरे के लिए भी है। तो हर उस जो आपका जो नेचुरल लॉ है वह यह डिसाइड करता है कि आपको अपने अधिकारों को किस तरह से यूज करना है, आप जो है अपने अधिकारों को कैसे यूज करेंगे, आप जो है अपने अधिकारों का कैसे उपयोग करेंगे, आप जो है नैतिकता के साथ एक जो है नैतिक सीमाओं में रह के, आप जो है नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का इस तरह से उपयोग करेंगे, इस तरह से उपभोग करेंगे कि आपकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए बाधक न बने, आपकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए परेशानी का सबब न बने, आपकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए कोई नुकसान न करे। तो लॉक जो है, लॉक एक तरह से व्यक्ति को स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता दे रहा है, तो उस स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए वह राज्य नामक संस्था का निर्माण भी कर रहा है। साथ ही साथ वह व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहने के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि आप जो है अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करिए, लेकिन आपकी कुछ नैतिक सीमाएं हैं, आप उन नैतिक सीमाओं में रह के ही अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, आपकी स्वतंत्रता जो है वह बंधी हुई है किससे, प्राकृतिक नियमों से, नैतिक सीमाओं से, आपके सामाजिक नियमों से, कि आप जो है अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करिए, आनंद से करिए, लेकिन आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के, दूसरों को परेशान करके, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वह प्राकृतिक नियमों को एक महत्वपूर्ण स्रोत समझता है। वह कहता है कि प्राकृतिक नियमों के आधार पे ही आपकी स्वतंत्रता जो है वह व्याख्यायित होती है। अगर आप जो है आपकी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है तो आपको अपनी स्वतंत्रता का उपभोग प्राकृतिक नियमों को या नेचुरल लॉ को ध्यान में रख के करना होगा। आप जो है ऐसा नहीं है कि आप अपने नियमों को, आप जो है अपनी स्वतंत्रता के उपभोग में प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर दें। हालांकि वह यह भी कहता है कि प्राकृतिक नियमों को तोड़ने वालों को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वह यह अपेक्षा करता है कि प्राकृतिक नियम जो है वह आपकी स्वतंत्रता के नैतिक नियमों को बताते हैं, और प्राकृतिक नियमों से ही वह नैतिक नियम पैदा होते हैं जो उस सोसाइटी में अव्यवस्था को फैलने से रोकते हैं,
उस सोसाइटी का जो सिविलाइज्ड या नोबल सोसाइटी है, जिसकी वो बात करता है, तो उस जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी की सारी व्यवस्था या फिर सारा जो उसका जो अव्यवस्था को आने से रोकने की प्रक्रिया है, वह नैतिक कानूनों या जो मोरल लॉ है या फिर जो नेचुरल लॉ है, उन्हीं के बेस पे जो है यह निर्धारित होता है। लॉक जो है वह राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी जो है, वह दो जो उसके नेचुरल राइट्स हैं, इनको वह इम्पोर्टेंस देता है। वह नेचुरल राइट को ही इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन इन दो को भी इम्पोर्टेंस देता है। लॉक जो है वह सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ को देता है, किसी विचार को देता है, तो वह जो विचार है या फिर वह जो स्वतंत्रता है, वह जो राइट है, अधिकार है, वह जो है वह उसका संपत्ति संबंधी अधिकार है या फिर प्रकृति का संपत्ति संबंधी अधिकार है, जिसे वह नेचुरल राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहता है। प्रॉपर्टी का अधिकार या संपत्ति का अधिकार लॉक के नेचुरल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार, और उसका जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का, तो उसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कराया या फिर उसने जो गवर्नमेंट को फॉर्म किया, उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा इस प्रॉपर्टी की से उत्पन्न होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की ही थी। लॉक जो है वह संपत्ति के अधिकार का सबसे प्रबल समर्थक है, और उसने अपने नेचुरल राइट या नेचुरल राइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय जो माना, वह राइट टू प्रॉपर्टी को ही माना। हालांकि अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि जो लॉक है, लॉक ने जो है वह प्रॉपर्टी को बहुत ही ब्रॉड मीन्स में या ब्रॉड मीनिंग में उसको यूज किया है। उसका जो संपत्ति संबंधी विचार है वो बहुत व्यापक स्तर पे है। जिस संपत्ति को हम समझते हैं, कई जगहों पे तो ऐसा लगता है कि उसके राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ही राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी दोनों समाहित हैं, दोनों इंक्लूड हैं, क्योंकि वह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो है वह बल देता है अगर किसी राइट पे, तो वह राइट टू प्रॉपर्टी ही है। राइट टू प्रॉपर्टी में भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लैंड को, भूमि को या जमीन को ही। जमीन, भूमि या लैंड को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि वह जो है वह यह मानता है कि यह जो अधिकार है या प्रकृति किस लिए है, क्योंकि यह राज्य से पहले है, क्योंकि राज्य तो समझौते का परिणाम है, और यह प्राकृतिक अवस्था में राज्य उत्पन्न नहीं था। लेकिन यह जो नेचुरल राइट है, यह नेचुरल लॉ से गवर्न होते थे, और यह जो है यह राज्य के अस्तित्व से पहले, राज्य के जन्म से पहले भी विद्यमान थे। तो इस तरह से इस पे जो है राज्य से पहले है, यह राज्य इसके बाद आया है, और इनकी सुरक्षा के लिए, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, इनके प्रिजर्वेशन के लिए जो है वह राज्य का जन्म हुआ है। राज्य को लोगों ने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता है कि राज्य नामक संस्था ही हमारे इन प्राकृतिक अधिकारों को, इन अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं या इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो लॉक जो है वो यह कहता है कि यह जो संपत्ति का अधिकार है यह प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान था, और प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान होने के करते यह राज्य से पूर्व है। हॉब्स का जब हम संपत्ति संबंधी अधिकार पढ़ रहे हैं या संपत्ति संबंधी अधिकार को, वह सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक दृष्टि से वह इसको डिफाइन भी करता है। वह कहता है कि राज्य जो प्राकृतिक अधिकार है वह प्राकृतिक अवस्था में ही प्राप्त था, प्राकृतिक अवस्था में ही मिला हुआ था। अतः जो है यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, लोगों की, कि वह जो है प्राकृतिक अवस्था में मिलने वाले इस प्राकृतिक अधिकार को, जो नेचुरल लॉ से गवर्न होता था, उसका सम्मान करें, राज्य के निर्माण के बाद उसका सम्मान करे, और राज्य की जिम्मेदारी की उसकी सुरक्षा करे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार नहीं है कि वह जो है प्राकृतिक अवस्था में मिलने वाले इस नेचुरल राइट को, इस जो है प्राकृतिक अधिकार को सीमित या लिमिटेड कर दे, और वह केवल उसी सीमा तक लिमिटेड या सीमित किया जा सकता है
जिस सीमा तक किसी दूसरे के अधिकारों में, प्राकृतिक अधिकारों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या उसके लिए किसी तरह का कोई बंधन उत्पन्न न हो रहा हो। क्योंकि यह मानना था, यह जो है लॉक का यह मानना था कि यह जो प्राकृतिक अधिकार है, यह जो प्राकृतिक अधिकार है, इसे प्रकृति ने प्रदान किया है और यह अनादिकाल से चला आ रहा है। राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं, राज्य का निर्माण तो इसकी सुरक्षा के लिए हुआ है, अतः यह राज्य से पहले है। अब वह लॉक कहता है कि ईश्वर ने जो है, मतलब ईश्वर या प्रकृति ने जो है, वह सबको सामान्य जो है वह संपत्ति प्रदान की। अब अगर मान लीजिए कि अगर संपत्ति का अधिकार तो मेरे पास है तो सबके पास है, तो फिर जो है संपत्ति हमारी कैसे हुई? निजी संपत्ति की बात कहां से आ गई? प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कहां से आती है? तो कहता है कि यह जो प्रकृति है, प्रकृति ने जो है सबको समान प्रॉपर्टी जो है वो उपलब्ध कराई, सबको जो है समान अपॉर्चुनिटी दी, सबको जो है समान विवेक बुद्धि दिया, सबको जो है समान संपत्ति उपलब्ध कराई। व्यक्ति जो है वह अपने, जब किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने अपने संसाधन पैदा किए हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों में जब व्यक्ति जो है उसे अपनी संपत्ति बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जो है उसमें अपना श्रम इंक्लूड करे। तो लॉक कहता है कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में, किसी भी प्राकृतिक संसाधन में जब व्यक्ति अपना श्रम इंक्लूड कर देता है, श्रम मिला देता है, तो वह श्रम के साथ वह जो वस्तु है वह उस श्रम के अनुपात में उसकी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, वो कहता है कि नदी का पानी जो है, इसको इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे नदी का पानी है, तो नदी का पानी जो है सबका है, उस पर सबका हक है। कोई ऐसा नहीं है कि यह कह दे कि यह मेरी नदी है, मेरी नदी का मैं नदी का पानी पीऊंगा, या कोई कह दे कि नहीं नहीं यह हमारा है। नहीं, वो सबका है, क्योंकि वह उसमें तो नेचुरल है, उसे प्रकृति ने उपलब्ध कराया है। तो प्रकृति ने उपलब्ध कराया तो सबको उसको लेने का हक है, सब उसको ले भी सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आप में से किसी ने भी क्या किया कि उस जल को, उस नदी के जल को अपने बकेट में भर लिया, वह जो नदी का जल है उसको आपने अपने बकेट में भर लिया, अपने बाल्टी में भर लिया, तो क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं जो है उस बकेट के पानी को लेकर चलाऊं या फिर बकेट के पानी को ले लूं? क्योंकि वह तो नेचुरल रिसोर्सेज से है और वह जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति ने उसको बनाया है। तो क्या मेरे पास यह अधिकार है कि मैं जो है उस आपके बकेट से उस पानी को ले लूं? नहीं। अगर मैं लूंगा भी तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आपसे कंसेंट लेना पड़ेगा, आपकी सहमति के बिना मैं उसे नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उस नेचुरल रिसोर्सेज में, उस नदी के पानी में आपने अपना श्रम इंक्लूड कर दिया। आप जो है नदी के पानी को बकेट ले जाके नदी से भर के लाए हैं, तो अगर वह आप, उसके बाद वह आपकी संपत्ति हो गई, तो आप जब भी मैं उस पानी को यूज करना चाहूंगा तो मेरी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे उसका कंसेंट लूं कि क्या आप मुझे यह सहमति देते हैं, क्या आप मुझे कंसेंट देते हैं कि मैं जो है उस बकेट से जो है पानी यूज कर लूं। तो इस तरह से लॉक का यह कहना था कि संपत्ति जो है वह ईश्वर ने या प्रकृति ने, नेचर ने जब जो है यह दुनिया बनाई, जब यह लोगों को पैदा किया, तो सबको सामान्य बुद्धि, सामान्य विवेक, सब कुछ दिया। साथ ही साथ उसने एक सामान्य जो है संपत्ति भी उपलब्ध कराई, जिसमें व्यक्ति जो है वह अपना श्रम इंक्लूड करके, अपना जो है अपनी मेहनत, अपना श्रम इंक्लूड करके वह उसे अपनी संपत्ति के रूप में बता सकता है, बना सकता है। और यह उसका अधिकार है कि वह श्रम इंक्लूड कर देगा तो वह उसकी अपनी संपत्ति हो जाएगी, यह उसकी खुद की संपत्ति हो जाएगी, और इस संपत्ति को वह जैसे चाहे वैसे खरीद सकता है, बेच सकता है। उसकी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह तो नेचुरल राइट है। उसकी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता, उसकी संपत्ति को लिमिटेड नहीं किया जा सकता, और बिना लीगल रीजन के उसकी संपत्ति को लिमिटेड नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक लीगल रीजन बताना होगा। उसकी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता, उसके जो है संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो यह जो
जॉन लॉक है। जॉन लॉक जो है वो अपने आइडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी संपत्ति के अधिकार को देता है। इस तरह ला जब लॉक जो है इस तरह लॉक जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है तो यह कहता है कि ऐसे जो है प्रकृति पे या नेचुरल रिसोर्सेज पे या फिर संपत्ति पे, प्राकृतिक संपत्ति पे सबका अधिकार था। लेकिन जब व्यक्ति अपना लेबर, अपना परिश्रम, अपना श्रम उसमें इंक्लूड कर देता है, जब उसमें मिला देता है, तो वह उसकी संपत्ति हो जाती है, जिस पर वह चाहे तो खेती करे, चाहे तो व्यवसाय करे, चाहे तो जो चाहे वो करे। लेकिन वह उसकी जो संपत्ति है वह उसका प्राकृतिक अधिकार होता है, और इस संपत्ति को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि वह एक नेचुरल राइट है। उसके नेचुरल राइट को लिमिटेड, बिना लीगल रीजन बताए, बिना लीगल कारण बताए उसको लिमिटेड भी नहीं किया जा सकता, छीना भी नहीं जा सकता। तो लॉक जो है वह, जॉन लॉक एक महान विचारक है, जिसने जो है प्राकृतिक जो है अधिकारों की बात की, जिसने जो है नेचुरल राइट की बात की, और जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता जो है उपलब्ध कराना चाहता था। और उसने जो जब नेचुरल राइट की बात की तो उसमें उसने संपत्ति को सबसे इंपॉर्टेंस प्लेस दिया, और उसने कहा कि संपत्ति जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। संपत्ति जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। संपत्ति जो है वह आपकी जो है स्वतंत्रता और आपकी स्वतंत्रता और आपका जो विचारों का तारतम्य है उसके लिए आवश्यक है। वो कहता है कि संपत्ति जो है वह व्यक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो जब लॉक इसकी बात करता है, जब लॉक संपत्ति के अधिकार की बात करता है, तो कहता है कि जो संपत्ति हमने अपने मेहनत या श्रम से अर्जित की है वह हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, उस पे हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, और उस अधिकार से कोई हमें वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह अधिकार हमें सरकार या राज्य द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और यह सरकार राज्य से पहले है, तो राज्य जो है वह उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य के पास है। अब जो है लॉक कहता है कि राज्य की जो जिम्मेदारी है वह राज्य की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है वहां जहां जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही साथ ही साथ उसे व्यक्ति के संपत्ति का भी रक्षण करना है, और व्यक्ति के संपत्ति के रक्षा के लिए उसे कानून बनाने का अधिकार या फिर अन्य तरह के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार उसको दिया गया है, जो जिसका मूल उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके किसी भी माध्यम से उसे जो है व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखना है। वह जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर फुलफिल नहीं करता है, अगर वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है, तो यह जो अधिकार है जनता के पास, यह अधिकार है कि जनता जब चाहे तब उस सरकार को, उस राज्य को बदल सकती है, और उसकी जगह दूसरे को सरकार बनाने का मौका दे सकती है। दूसरे को जो है, क्योंकि उसने समझौते में इस बात को तय कर लिया है, उसने समझौते में इस बात को बता दिया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जो है व्यक्ति के जो नेचुरल राइट है, जो प्राकृतिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा करेंगे, उनका प्रिजर्वेशन करेंगे। अगर वह इसमें सक्षम नहीं होते हैं, अगर वह इसमें सफल नहीं होते हैं, अगर वह इसको पूरा नहीं कर पाते, अगर वो इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो सरकार के पास यह अधिकार होगा कि सरकार उन्हें हटा दे। सरकार जो है वह उनको बर्खास्त कर दे और उनकी जगह किसी दूसरे को सरकार बनाने का मौका दे या सरकार का मौका दे। क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी निर्धारित दायित्व को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा, किसी भी निर्धारित दायित्व का जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो फिर उस संस्था का, उस अथॉरिटी का, उस सावरिन के रहने का कोई मतलब ही नहीं है। लॉक ने जो राज्य को कार्य सौंपा, लॉक ने सामाजिक समझौते के बाद जो राज्य की उत्पत्ति हुई, इसमें जो उसने जो कार्य समझा, उसमें वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसको जो है नेचुरल राइट को प्रिजर्व करना है। अगर वह नेचुरल राइट को प्रिजर्व नहीं करता है तो जनता के पास इस बात का अधिकार है कि वह जब चाहे तब उस राजा या फिर उस इंस्टीट्यूशन को बदल सकता है। और
उसकी जगह किसी दूसरे को सरकार बनाने का या दूसरे को मौका दे सकता है कि आप आइए और आप जो है हमारे सरकार के रूप में शामिल होइए, आप जो है हमारे यहाँ सरकार बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है जॉन लॉक जो है वह सामाजिक समझौते के द्वारा, अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा जो है वह संपत्ति के सिद्धांत, जीवन के सिद्धांत और स्वतंत्र संपत्ति के अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और वह इन तीनों सबसे महत्व तीनों जो है वह प्राकृतिक अधिकारों का रक्षण करने के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण करते हैं, राज्य नामक संस्था का को फॉर्म करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह आपको इनकी रक्षा करनी ही करनी है। अगर आप रक्षा नहीं करते हैं तो जनता के पास आपको बदलने का अधिकार है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।